So first of all, in your book they have given two equations, ठीक है ना। तो equations क्या है, x plus 2y is equals to 4, और एक और equation दे रखी है, this is the first equation they have given, and one more equation they have provided which is 3x plus 6y is equals to 12, ठीक है ना। मैंने इसको तुम्हारी नंबर लाइन पे क्या किया है, प्लॉट करके भी दिखाया है। तो अपन क्या करते हैं, रफ डायग्राम बना रहे हैं, इस चीज के लिए एक रफ डायग्राम बना। ड्रॉ द फर्स्ट लाइन एंड इफ यू ड्रॉ द सेकेंड लाइन, लाइंस जो है वो क्या आ रहे हैं, एक के ऊपर एक ही आ रहे हैं। ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं, दीज लाइंस और आर कॉल्ड एज कोइंसिडेंट, ठीक है ना। तो उन्होंने बुक में तुम्हें प्लॉट करके भी दिखाया है कि दो लाइन जब उन्होंने ड्रॉ किए तो वो एक के ऊपर एक ही आ रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट एक्स एंड वाई के वैल्यूज होंगे, ठीक है, और वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे दोनों को। तो एक सोल्यूशन नहीं होगा इस केस में, क्या होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस कब होते हैं, जब किसी भी लाइन के बहुत सारे सोल्यूशंस कब होते हैं, जब एक्स वाई के कोफिशिएंट को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे अगर एक्स के कोफिशिएंट में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3x बन जाएगा, और इसमें भी 3 से कर देंगे तो ये 6 बन जाएगा, और इसमें 3 से कर देंगे 12 बन जाएगा। मतलब इनके कोफिशिएंट में अगर किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट का फर्क होता है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का केस होगा। इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना, टेकिंग रेशियोज। अगर ये रेशियो जो है वो सेम आ गया तीनों के लिए तो फिर आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगे, ठीक है ना। तो ये बनाया, जैसे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है, देन आफ्टर दिस इसका कोफिशिएंट 2 है, देन इसका कोफिशिएंट क्या है, 6 है, ठीक है, और ये क्या है, ये 4 है और ये 12। इफ यू सिंप्लीफाई देन यू विल गेट टू नो कि ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, और ये भी 1/3 है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम आता है तो ऐसे केसेस में लाइंस क्या हो जाते हैं, कोइंसिडेंट हो जाते हैं, और उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे एक्स वाई के वैल्यू जो होंगे उसको सेटिस्फाई करेंगे। इनफैक्ट लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो वो इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट आइडिया जो तुम्हारी बुक में दे रखा है, ठीक है। सो द सेकंड आइडिया दे हैव गिवन इन योर बुक इज, दो इक्वेशंस दे रखे हैं, x minus 2y is equals to 4 and 2x। उन्होंने बोला है कि इनका हमें ग्राफ बनाना है, इनका हमको ग्राफ बनाना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो अपन इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या, 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं थोड़ा इसको वर्बली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर मैं दूसरी इक्वेशन में y 0 रख देता हूँ, तो अगर मैं y 0 रख देता हूँ तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब 6,0 जो है वो तुम्हारा इक्वेशन का क्या है, पार्ट है। तो 6,0 जो है वो यहाँ कहीं आएगा। और दूसरी बार क्या करो, एक बार x को 0 रख दो, तो x को अगर हम 0 रख देंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, -3। तो 0, -3 जो होगा वो यहाँ पे कहीं पे हमें मार्क करना पड़ेगा। सो दिस इज 0, -3। तो ये तुम्हारी एक पहली लाइन है। दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन है तुम्हारी, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले y को 0 रखते हैं। तो y को 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4,0। और अगर हम x को 0 रख देते तो y का वैल्यू कितना आएगा, -2। दिस पॉइंट विल बी 0, -2, ठीक है। अगर हम इनका ग्राफ प्रॉपरली टू द स्केल बनाएंगे तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि ये जो लाइंस हैं वो कैसे हैं, ये लाइंस हमेशा पैरेलल आ रहे हैं, ठीक है ना। और अगर लाइंस पैरेलल आते हैं तो वो कभी भी मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे नहीं तो उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे केस नो सोल्यूशन के होते हैं। तो पैरेलल लाइन के केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं आता है, ठीक है। इसमें हमें एक लॉजिक याद रखना है कि लाइंस पैरेलल हैं हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, समझो ये पहली लाइन दे रखी है। a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2, ये दूसरी लाइन दे रखी है।
ठीक है ना। तो हमें पता कैसे चलेगा वो पैरेलल है, तुम ये निकालो A1 बाई A2 अगर B1 बाई B2 के बराबर आया, ठीक है, लेकिन ये चीज C1 बाई C2 के बराबर नहीं आनी चाहिए, तो ऐसे केस में लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना, पैरेलल होंगे। और यहाँ पे लाइंस पैरेलल होंगे बट नॉट कोइंसाइडिंग होंगे, कोइंसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। एंड सेकंड केस में अगर लाइंस का रेशियो जो है वो क्या आया, अगर कोइंसाइडिंग लाइन है, जो अपन ने इसके पहले बात की, उस केस में हमने क्या समझा था कि कोफिशिएंट्स का जो रेशियो होगा अगर वो बराबर आता है तो लाइंस कैसे हो जाएंगी तुम्हारी, कोइंसाइड। तो लाइंस यहाँ पे क्या होंगे, कोइंसाइडिंग होंगे, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, पैरेलल के केस में क्या आता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आती, वो बात भी लिख लेते हैं। सो इन दिस केस यू विल गेट नो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब कोई भी एक्स वाई का वैल्यू हम नहीं ढूंढ पाएंगे, तो दोनों को सिनेरियो यू विल गेट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना, आएंगे तुम्हारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। और तीसरा केस जो हो सकता है कि दो लाइंस ना तो पैरेलल हैं ना कोइंसाइडिंग है, वो कुछ ऑब्लिक है, इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्ट करेंगी तो यू विल गेट वन सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो क्या होगा तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। सो दिस इज द होल आइडिया जो तुम्हारी बुक में शुरू में दे रखा है। तो लाइंस या तो इंटरसेक्ट करेंगे या कोइंसाइडिंग होंगे या तो पैरेलल होंगे, इस तरीके से हम उनको समझ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये तुमसे डायरेक्टली इस पे बेस्ड कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो इसको बस समझ लो, ठीक है। और जो बेसिक आइडिया आगे इक्वेशन सॉल्विंग का दे रखा है, अब अपन उसकी तरफ मूव करते हैं। ये जो पार्ट है वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए है कि कैसे चीजें सॉल्व होगी। तो चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 करने के लिए एक चीज हमें समझनी है जो है डिटर्मिनेंट। तुम बोलोगे सर ये डिटर्मिनेंट क्या है, तो ये एक नया आइडिया है, ठीक है, या फिर नंबर्स को लिखने का एक नया तरीका है। तो पहले अपन समझ लेते हैं क्या है। डिटर्मिनेंट्स को अपन ऐसे वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखेंगे, ठीक है ना, दो वर्टिकल लाइंस बनाएंगे, ठीक है, और इन वर्टिकल लाइंस में हम कुछ एंट्रीज को रखते हैं। तो लेट्स से एंट्री जो है वो एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, एक डी हो गया। यहाँ पे ए बी सी डी जो है वो कोई भी हमारा नंबर हो सकता है, ठीक है, ए बी सी डी कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा, वर्टिकल चीजों को हम कॉलम्स बोलते हैं, जैसे अपने घरों में क्या कॉलम्स पे घर बनते हैं ना, तो वर्टिकल चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉलम। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसको कहेंगे ये पहला कॉलम है, और इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड कॉलम, ठीक है। और अगर हम रो वाइज सोचेंगे, रो मतलब हॉरिजॉन्टल, तो इसमें दो रो है, तो ये क्या है, एक रो, पहला रो ये है R1 और दूसरा रो क्या है R2, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में कुछ कॉलम्स होते हैं, कुछ रो होते हैं, और जितने रो होते हैं और जितने कॉलम्स होते हैं उतने ऑर्डर का हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे दो रो हैं और दो कॉलम्स हैं, तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज 2। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 क्या डिनोट कर रहा है कि उसमें दो रो होंगे और दो कॉलम होंगे, दो रो दो कॉलम मतलब 4 एंट्रीज होंगी। ऐसे ही जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब 3 रो आएंगे और 3 कॉलम्स आएंगे, तो उसमें कितने एंट्रीज होंगे, 9 एंट्रीज, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट में अपन ने ये 4 एंट्रीज को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। देन इसके बाद आता है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कैसे करेंगे या सॉल्व कैसे करेंगे। तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन के लिए तुम्हें एक चीज याद रखनी है, वो ये सिंबल है, ठीक है। ए को डी से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को इस फोर्थ एलिमेंट से क्या कर देंगे, डायगोनल दिख रहा है, ठीक है, और फिर माइनस का साइन लगाएंगे। फिर ये दूसरा जो एलिमेंट है, जो दूसरा एलिमेंट है सी, तो सी को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे अपन, इससे, डी से मल्टीप्लाई, ए डी माइनस सी बी, ऐसा ही आ जाएगा। तो ये जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस वैल्यू, ठीक है ना, जो भी इसका आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, किसी एक लेटर से डिनोट कर सकते हैं, जैसे हमने बोल दिया ए इज इक्वल्स टू ये। तो अब फिलहाल इसको समझने के लिए अपन एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हारे बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, उसी को अपन पिक कर लेते हैं। एक डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है, 5 3 7 9, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो वापस से हम पैटर्न याद रखेंगे, सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई किससे कराना है, 9 से,
तो 5 इंटू 9 करा लेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और फिर दूसरा वाला डायगोनल देखेंगे। दूसरा वाला क्या है, 7 का मल्टीप्लाई कराना 3 से, क्या लिखेंगे 7 इंटू 3, तो 5 इंटू 9 इज 45 एंड 7 इंटू 3 इज 21। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20। तो देखो भाई इतनी बात समझ में आ रही तुम लोग को। क्वेश्चन सॉल्विंग सीखना है, किस मेथड से सीखना है, डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है ना। तो दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, उनको हमें सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। इसी का अल्टरनेट नाम क्या है, इसी रूल को अल्टरनेटिवली हम क्या बुलाते हैं, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल जो है इसलिए बुलाते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम क्रैमर था, उन्होंने ये रूल दिया, तो इसके लिए हम इसको क्या बुलाते हैं, क्रैमर्स रूल से बुलाते हैं, ठीक है। तो फिर डिटर्मिनेंट मेथड भी बोल सकते हैं इक्वेशन सॉल्विंग। तो इक्वेशन सॉल्विंग के अपने पास पहला मेथड क्या था, साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन को सॉल्व करा लेंगे, ठीक है। दूसरा मेथड हमने क्या पढ़ा, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के थ्रू कैसे करेंगे। अभी अपन इसमें तीसरा मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। अपने पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, ठीक है, a1x प्लस b1y। तो क्रैमर्स रूल को हमें कैसे लगाना है, सबसे पहले तो c1 c2 को हमें दूसरी साइड ले जाना है, तो यहाँ पे मैंने वैसे ही मान लिया, ठीक है ना। इसके बाद हमको तीन डिटर्मिनेंट डिफाइन करने होते हैं। क्या डिफाइन करने होते हैं, तीन डिटर्मिनेंट्स। पहला डिटर्मिनेंट क्या डिफाइन करना होता है अपनी तरफ से, वो है डी, ठीक है। डी कैसा डिटर्मिनेंट होता है, जो भी कोफिशिएंट है ना एक्स वाई से, उनका डिटर्मिनेंट जो होगा उसको हम डी लिखेंगे। एक्स वाई के कोफिशिएंट देखेंगे, देखो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे a1 है तो a1 लिख लेंगे, उसके बाद क्या है b1, तो यहाँ पे क्या लिख लो b1। दूसरी इक्वेशन में देखेंगे एक्स का कोफिशिएंट a2 है और y का कोफिशिएंट क्या है b2। तो ये पहला डिटर्मिनेंट लिखा अपन ने, a1 b1 एंड a2 b2, ठीक है। फिर अपन क्या दूसरा डिटर्मिनेंट लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं d ऑफ x, ठीक है। d ऑफ x डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जाएगा, इसमें क्या करेंगे, ये जो पार्ट है तुम्हारा इसको हाइड कर दो। क्या करेंगे, इसको अपन हाइड कर लेंगे, x का लिख रहे हैं तो x वाले को हाइड कर लेंगे, बचे हुए को अपन को लिखना है, ठीक है। तो x वाले के साथ क्या था a1 a2, तो अपन a1 a2 की जगह क्या लिखेंगे, जो भी राइट साइड पे दे रखा है वो लिखना है। तो a1 a2 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, c1 c2, या फिर यहाँ पे भी सोच सकते हैं कि इस a1 a2 को हाइड कर लो, इसकी जगह क्या रख दो अपन ने c1 c2 को उठा के रख दो, ठीक है। तो dx को क्या लिखना होगा, dx को लिखना होगा c1 c2 और ये फिक्स रखेंगे ऐसे b1 b2, ठीक है। y के लिए क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट dy अपनी तरफ से डिफाइन कर रहे हैं, उसमें क्या करेंगे y वाले के कोफिशिएंट को हाइड कर लेंगे, ठीक है। तो y वाले के कोफिशिएंट क्या है b1 b2, उनको हाइड क्या लिख दो c1 c2 लिख दो, तो c1 c2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा a1 a2। इतना क्लियर हो रहा है, हमें तीन डिटर्मिनेंट डिफाइन करने हैं जो कि कोफिशिएंट से बनेंगे। इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है ना, सोल्यूशन निकालना है। तो जो भी सोल्यूशन होगा उसका x वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो होगा तुम्हारा dx डिटर्मिनेंट को हम किससे डिवाइड कर देंगे, d से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि दूसरे डिटर्मिनेंट को क्या करना है, ऊपर रखना है, पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू को नीचे रखना है, जो भी आंसर होगा वो तुम्हारा आंसर होगा, dx डिवाइड बाई d, ठीक है ना। दिस विल बी द x वैल्यू, ये ऐसा बताया। और y वैल्यू के लिए क्या बताया, इसमें y वैल्यू को ऊपर रख देते हो, dy डिवाइड बाई d, तो ऐसा आंसर है dy डिवाइड बाई d। तो ये x और y वैल्यू के लिए हमें याद रखना है। तो बस क्रैमर रूल में इतना ही है, ये याद रखना है कि x और y का वैल्यू क्या है, dx अपॉन d, y का वैल्यू क्या है, dy अपॉन d। फिर अपन इसमें सवाल में dx और dy को, तो क्रैमर रूल में फाइनली मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, c1 c2 को राइट साइड पे ले जाना है, देन एक्स वाई का अपन ये डिटर्मिनेंट बना लें, देन a1 a2 की जगह c1 c2 से रिप्लेस करा देंगे तो dx मिल जाएगा, b1 b2 की जगह c1 c2 को रिप्लेस करा देंगे तो dy मिल जाएगा, और उनका डिवाइड लगा देंगे तो तुम्हें x और y का वैल्यू मिल जाएगा। बट एक बात यहाँ पे याद रखना, जो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जब हम डिवाइड लगा रहे हैं तो डिवाइड हमेशा उन्हीं नंबर से लगाते हैं जो नॉन जीरो। तो एक स्टेटमेंट बस यहाँ पे लिख लेंगे, वेयर d इज नॉन जीरो, ठीक है ना। d का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए।
तो बस इतना ही है क्रैमर्स रूल के बारे में, तो इतना लिख लो। फिर इसके बाद अपन प्रैक्टिस सेट पे मूव करेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करेंगे फिर अपन वहां पे इसको अप्लाई करके भी देखेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम जो तुम्हारे प्रैक्टिस सेट 1.3 में दे रखा है, ठीक है। तो एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, उसको एक्सपेंड करना है। तो ये प्रॉब्लम उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दिया, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स की तरह अपन को इसको कंप्लीट करना है। तो देखो डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन के टाइम क्या करते हैं, पहले 3 को किससे मल्टीप्लाई कराना होता है, 5 से मल्टीप्लाई कराना। तो क्या करेंगे, 3 इंटू यहाँ पे, और दूसरी बार क्या कराना होता है, 4 को मल्टीप्लाई 2 से कराना है। तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 अपन 2 मिसिंग है तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। देन आफ्टर दैट 4 इंटू 2 तो 8 बन जाएगा, ठीक है, 8 है अपने पास अवेलेबल। 3 इंटू माइनस 8 करना है, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 7 हो जाएगा। तो तुम्हारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। तो ये सिंपल सवाल है, 7 आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया ये चीज़ तुमको कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो इसी प्रैक्टिस सेट में हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। तो इसमें हमें डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना है। तो अपन फटाफट इसके तीनों पार्ट लिख लेते हैं, तुम लोग भी साथ साथ अपनी नोटबुक में सॉल्व करते जाओगे। सो -1 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कराना है, लिखेंगे -1 इंटू 4, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई किससे कराना है, हमें 7 से कराना है। तो 2 इंटू 7, so that comes out to be -4 and -14। -4 और -14 मिलके कितना बन जाएंगे तुम्हारे, -18। सो दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। फॉर द सेकंड पार्ट अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है। सो 5 इंटू 0 माइनस -7 इंटू 3। ब्रैकेट्स का स्पेशल ध्यान रखना, नहीं तो गलती हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ माइनस और माइनस मिलकर प्लस बनेगा। सो दिस इज 5 इंटू 0, तो ये 0 आएगा, ठीक है। और ये माइनस ऑफ माइनस, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 21। सो द आंसर इज, ठीक है। थर्ड पार्ट में फ्रैक्शंस दे रखे हैं, डरने वाली बात नहीं है, जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। 7/3 को मल्टीप्लाई किससे कराना है, 1/2 से, माइनस साइन लगा देंगे। और फिर डायगनली क्या है, 3/2, 3/2 इससे करा देंगे 5/3 से। सो ये दिस विल बिकम है 7/6 माइनस 15/6। एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, 7 माइनस 15। तो 7 माइनस 15 कितना होगा तुम्हारा, -8 हो जाएगा। डिवाइड में कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ से कितना रिजल्ट आ जाएगा, -4/3। ऐसे ही रिजल्ट आ रहा है भाई तुम लोग का, देखो। चलो सो अभी अपन को थर्ड प्रॉब्लम लिखना है। थर्ड प्रॉब्लम में क्या बोलता है कि हमें इक्वेशन सॉल्विंग करनी है, बट कुछ मेथड से करना है, क्रैमर रूल से करना है, ठीक है। सो जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है वो क्या है, चलो सो ये दोनों इक्वेशन जो है हमें किससे सॉल्व करना है, क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्रैमर रूल में फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या करना है, क्रैमर रूल लगाते टाइम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वैसे भी लेफ्ट साइड क्या है, 4x + 3y = 5, ठीक है ना। देन इसके बाद हमें क्या, 3 डिटर्मिनेंट डिफाइन करने होते हैं। तो 3 डिटर्मिनेंट अपन वापस से डिफाइन कर लेते हैं। पहला कौन सा डिटर्मिनेंट डिफाइन करना है, डी। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैंने यहाँ पे डी, dx और dy लिखने के लिए स्पेस क्रिएट कर लिया। दूसरे के लिए क्या करना है, अपन को यहाँ पे 3 और 4 हाइड कर लेना है, इसलिए क्या लिखेंगे, 10 और 5, ठीक है ना। ये 10 और 5 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सो 10 और 5 आ जाएगा, सो -4 and 3। एंड तीसरे वाले के लिए क्या करेंगे अपन, -4 और 3 को हाइड कर लेंगे, y वाले कॉलम को हाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, 4 वैसे ही रहेगा। So now my objective is to solve these 3 determinants, ठीक है ना। तो उनके एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, दिस इज 9
और 4 और -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -16 आएगा। ठीक है, और उनके बीच में माइनस साइन लगाना है, तो 9 + 16 कितना बन जाएगा तुम्हारा 26। तो इसका आंसर कितना आया 25। लाइकवाइज दूसरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई 3 से कराना है और 5 का -4 से। तो 10 का 3 से कराएंगे तो 30 आएगा, माइनस साइन लगाएंगे। 5 का -4 से कराएंगे तो कितना आएगा -20। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया तुम्हारा, दिस इज 50 हो जाएगा। देन दिस इज 3 × 5 15 माइनस 10 × 4 इज 40। तो यहाँ से कितना आंसर आ गया, दिस इज -25। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल हमें क्या लिखना पड़ेगा, x इज dx/d। ठीक है ना, dx का वैल्यू कितना है, dx का वैल्यू है dx/d। ठीक है, तो dx का वैल्यू कितना है बाय d, और ये कितना है तुम्हारा -25। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, 4x + 3y। ठीक है, चलो तो अपन अभी सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस। हमें कोफिशिएंट्स जो है ना वो प्रॉपरली अरेंज नहीं दे रखे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्स वाई के टर्म को लेफ्ट में रखना है और कांस्टेंट वाले को राइट में रखना है। ठीक है, तो यहाँ उसी साइड ले जाओ तो ऐसा आ जाएगा। साथ ही साथ जो -5y इधर है तो इसको लेफ्ट साइड पे लेके आ जाएंगे, तो क्या बनेगा 6x + 5y = 8। जब हम इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिख लेंगे उसके बाद हमें क्रैमर रूल लगाना है। ठीक है ना, तो हमने इस फॉर्मेट में क्या किया, इसको लिख लिया। तो क्या बनेगा 4 3 6 5। ठीक है ना, x और y के कोफिशिएंट को यहाँ पे लिख लिया। देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 5 इज 20 एंड 6 × 3 इज 18। तो d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, फिर अपन को dx निकालना है। dx मतलब x वाले को ऑप्शन को छुपा लेंगे, 4 और 6 को ऐड कर लेंगे, उसके लिए क्या रखेंगे, ये कांस्टेंट वाले रखेंगे। दिस इज 4, दिस इज 8, 3 and 5 remains same, so 4 × 5 is 20 और 8 × 3 is 24। तो आंसर कम्स आउट टू बी -4। ठीक है, एंड फॉर द थर्ड पार्ट हम क्या करेंगे, y वालों को हाइड कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 4 6 ऐसे ही लिखेंगे, y वालों को हाइड कर लेंगे तो कितना होगा 4 8। तो 4 × 6 करेंगे तो 32 और 6 × 4 करेंगे तो 24 होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है ना, x = d of x/d। So the d of x is -4 and d is 2. So the answer is -2. Likewise, for the y values, this is d of y/d. So d of y is 8 and d is 2. So the answer is 4. ठीक है, तो ये -2 and 4 are the x and y values हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, therefore x, y ordered pair -2, 4 is the solution। इक्वेशन पहले से ही नॉर्मल फॉर्मेट में दे रखी है, इसमें हमें कोई भी चेंज लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स वालों को हाइड कर लेंगे, तो दिस इज -1 12 और 2 -3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, दिस इज 3 एंड दिस इज -24। तो आंसर कम्स आउट टू बी -21। ठीक है ना, और थर्ड पार्ट हमें क्या करना है, वाई वालों को हाइड करेंगे, तो -1 12 and this is 1 and 2। तो
12 minus of minus 2, तो 12 माइनस हो, दिस इज कम्स आउट टू 40। ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पे हमें क्रैमर्स रूल लगाना है, वापस लिखेंगे x इक्वल्स टू dx by d minus 21 by minus 7, so this comes out to be 3, and y is dy by d, so 14 by minus 7, so this comes out to be minus 1428, minus 3, so therefore x comma y is equals to 3 comma minus 2 is the solution. Okay, na? So in the fourth problem, equations are 6x minus 4y is equals to minus 12 and 8x minus 3y is equals to minus 2. तो ये क्या बनेगा, 6 minus 4 8 and minus 3, तो 6 और ये कितना हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, और माइनस साइन लगाएंगे और दिस इज 16 32, 32 प्लस में है और ये माइनस 18 आएगा, दिस कम्स आउट टू बी 40। ठीक है, फिर y वाला लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस 12 माइनस 2 माइनस 4 एंड माइनस 3। ठीक है ना, 6 और 8 की जगह माइनस 12 और माइनस 2 लिख दिया, सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 12 माइनस 3 36, दो माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, यहाँ पे भी दो माइनस है मिलकर प्लस बन जाएंगे, 36 माइनस 8, सो दिस कम्स आउट टू बी 20। देन फॉर द थर्ड पार्ट हमें क्या करना है, इसको 6 और 8 को फिक्स रखेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, माइनस 12 एंड माइनस 2, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 12, देन एक माइनस साइन लगाएंगे और माइनस 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा तुम्हारा 96, बट एक माइनस साइन और रहेगा, सो माइनस 12 प्लस 96, दिस कम्स आउट टू बी 84। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल लगा देंगे तो क्या आएगा, x is your dx by d, so dx is 28, this is 14, so the answer is 2. Likewise dy by t, so this is 84 by 14, so this comes out to be 6. Alright, so therefore xy, which is 2,6, is the solution. Okay, so that is the final answer. So in the fifth problem में क्या इक्वेशन दे रखे, 4m plus 6n 54 है एंड 3m plus 2n जो है 28 है। तो यहाँ x y नहीं दे रखा है, m और n दे रखा है, वाली बात नहीं, m को x मान लेंगे और n को, ये भी प्रोसेस अपन को वापस से करना है, कुछ चेंज नहीं। ठीक है, m के कोएफिशिएंट्स वाला डिटरमिनेंट बना लेंगे, 4 into 2 is 8 minus this is 18, तो आंसर इज माइनस 10। ठीक है ना, माइनस 10। यहाँ पे थोड़ा फर्क आ जाएगा, यहाँ पे अपन डी एम लिख देंगे, तो एम वाले कोएफिशिएंट्स को हाइड करना है, तो 4 और 3 हाइड कर लेंगे, उसके क्या रख देंगे अपन 54 एंड 28, और बाकी वाई वालों को सेव रखना है, 6 और 2, तो 54 इंटू 2 करा लेंगे माइनस 28 इंटू 6। ठीक है, तो ये तुम्हारा बनेगा 108 माइनस दिस इज 168, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, दिस इज माइनस 60। फिर क्या करेंगे अपन, 6 और 2 को हाइड करके क्या रख देंगे, 54 और 28 रख देंगे, बाकी दोनों को फिक्स रखेंगे 4 और 3, दिस इज 4 इंटू 28
-3 इंटू 54, तो यहाँ से कितना रिजल्ट आ जाएगा, दिस विल बिकम एज 112 माइनस 162, तो द आंसर इज -50। ठीक है, सो ये किसका वैल्यू आ गया, ये तुम्हारा वैल्यू आ गया डी एन का, डी एन हो जाएगा, तो बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है ना, वैसे ही लिखना है सर। x इज इक्वल्स टू, इस बार क्या लिख देंगे, डी एम, सॉरी m इज इक्वल्स टू डी एम बाई टी, तो डी एम का वैल्यू आया -60 और डी का कितना आया -10, तो द आंसर इज 6। लाइकवाइज n इज इक्वल्स टू डी एन का वैल्यू -50, इसका वैल्यू -10, तो आंसर इज 5। ठीक है, therefore m, n is equals to 6, 5 is the solution। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है। सो अभी लास्ट पार्ट और करना है एक्सपेक्टेड सेट का। तो देखो भाई 6 क्वेश्चन क्या दिया है, तो क्वेश्चन वैसे भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दे रखे हैं, वो फ्रैक्शन दिया है, इससे कुछ डरने वाली बात नहीं है, उसको अपन फ्रैक्शन के फॉर्म में रख देंगे, कोई टेंशन। सो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, दिस इज 2, 3 एंड ये 1 है, ये -1/2 मान लेंगे, दिस इज -1/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एंड -1/2 मल्टीप्लाई होकर -1 बनाएगा, और 1 और 3 मल्टीप्लाई होकर, देन सेकेंड वाले में क्या लिखेंगे, डी ऑफ एक्स, तो एक्स वाले को हाइड कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, 2.5 यहाँ पे रखना है, 3 और -1/2 यहाँ पे रखना है, देन अगेन विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 और -1/2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो जितना बनेगा -1, माइनस साइन लगाएंगे और 3 और हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे, सो -1 इन -3/2, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 एलसीएम -2 एंड -3, so this is -5/2। ठीक है, लाइकवाइज थर्ड के लिए कर लेते हैं, दैट इज dy, तो इस बार 2 और 1 फिक्स रखेंगे, इसको चेंज कराएंगे, 3 और -1/2 को, कैलकुलेट 2.5, देन अगेन ऐसा मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 और हाफ का मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, और 1 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो -2, तो दिस कम्स आउट टू बी -1। ठीक है, तो सबका वैल्यू आ गया, फिर क्या लिख देंगे, y क्रैमर्स, चलो बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, अच्छी बात है। x क्या हो जाएगा तुम्हारा, dx/d, so dx/d is -5/2 divided by d का वैल्यू कितना है, -4, so this comes out to be 5/8। likewise y के लिए करेंगे, dy/d, so dy is -1 and d is -4, that comes out to be 1/4, so लिखेंगे therefore x, y is equals to, therefore x, y 5/8, 1/4 is the solution। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है वो फिनिश हो चुका है। होपफुली तुमको आज की चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी।